जय हिंद दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। कई दिनों से YouTube पर हम वीडियो नहीं डाल रहे थे, कुछ समस्या थी, इसीलिए चलिए अब हम प्रयास करेंगे कि हर रोज एक वीडियो डाल दें। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे स्त्री जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक, अब देखिए हम इस फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में यानी स्त्री जनन तंत्र में इस चित्र के माध्यम से हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों को जो स्त्री के जो प्रमुख जनन अंग होते हैं वो प्रमुख जनन अंग कहाँ कहाँ व्यवस्थित रहती हैं, इन सभी के बारे में यानी जानेंगे कहाँ कहाँ व्यवस्थित रहती हैं और इनका प्रमुख कार्य क्या है। और वैसे हम इन सभी यानी इनके जो प्रमुख भाग हैं उन सभी के बारे में हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, यानी अलग अलग क्लास देंगे उन सब का एक एक करके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं स्त्री के प्रमुख जनन अंग के बारे में जानते हैं। पहले हम परिचय करा देते हैं स्त्री के प्रमुख जनन अंग कौन कौन से होते हैं, पहले जान लीजिए। कहता है स्त्री के प्रमुख सहायक जनन अंग, यानी जैसे नर का प्रमुख यानी प्रमुख सहायक जनन अंग वृषण था उसी प्रकार, और वृषण जोड़ा में पाया जाता था, उसी प्रकार प्राथमिक जनन अंग यानी सहायक नहीं प्राथमिक जनन अंग अंडाशय होती है, और उसका यानी नर में वृषण होता है प्राथमिक जनन अंग, तो स्त्री में अंडाशय होती है। याद रखिएगा वृषण भी जोड़ा में पाया जाता है और अंडाशय भी जोड़ा में पाया जाता है। ये देखिए ये अंडाशय है, इसी को यानी ये जिस प्रकार वृषण जोड़ा में पाया जाता है नर में, उसी प्रकार मादा में ये अंडाशय जोड़ा में पाई जाती है। अगर इसे प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। अब अगर हम बात करें अंडाशय की, तो अंडाशय मानव यानी मानव मादा में बात करें हम अंडाशय की, तो अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। वैसे अगर हम बात करें तो इसमें अंडाणुओं की अगर हम बात करें तो इनके अंदर एक माह में 13 अंडाणु का निर्माण होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है एक माह में एक स्त्री में एक माह में कितने अंडाणु का निर्माण होता है, तो क्योंकि 13 इसलिए 13 अंडाणु का निर्माण क्यों होता है वो जान लीजिए। क्योंकि इसकी जो अवधि मानी जाती है पीरियड का, मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र का जो पीरियड होती है वो 28 दिनों की होती है। 28 से कभी कभी 35 भी लिख देती है, लेकिन न्यूनतम 28 दिन की अवधि मानी जाती है। याद रखिएगा 28 दिन की अवधि मानी जाती है एक अंडाणु को परिपक्व होने और बिगड़ने में, यानी 28 दिन की पूर्ण अवधि होती है। यानी बिगड़ने में कुछ ज्यादा समय ले लेती है, यानी खराब होती है तो दो चार दिन आगे पीछे हो जाती है, मतलब एक्स्ट्रा समय भी ले सकता है, लेकिन 28 दिन अवधि निश्चित रूप से ही लेगी, ये बात कंफर्म है। लेकिन इससे कुछ दिन ज्यादा ले लेता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो दिन में 28 दिन यानी 12 माह होती है, तो 12 माह में 12 गुना 24, और एक अंडाणु को बनने में मात्र 14 दिन लगता है। याद रखिएगा 14 दिन में एक अंडाणु पूर्ण रूप से बन जाती है। तो याद रखिएगा ये जो दो अंडाशय जो दिया गया है, इन दोनों अंडाशय में एक एक करके यानी बारी बारी से अंडाणु का निर्माण होता है। प्रत्येक माह में बारी बारी से एक एक अंडाणु का निर्माण होता है। वैसे जब बच्चे जन्म लेते हैं, अगर जो लड़कियां होती हैं वो जब जन्म लेते हैं तो उसके शरीर के अंदर करोड़ों अंडाणु पाए जाते हैं, और वही अंडाणु जब वह एक निश्चित अवस्था में आती हैं तो उनके शरीर में बदलाव होने की वजह से क्या होती है कि उनका जो एक एक करके अंडाणु परिपक्व होते जाते हैं, यानी अंडाशय में आकर के यानी अंडाशय में करोड़ों अंडाणु व्यवस्थित रहती हैं जो एक एक करके परिपक्व होते जाता है, और एक एक करके 14वें दिन में यानी वो अंडाशय से बाहर निकल जाती हैं। ठीक, तो चलिए अब तो समझ में आ गया एक स्त्री में कम से कम कितने यानी एक स्त्री में एक वर्ष में 13 अंडाणु बनता है, और एग्जाम में कई बार पूछा गया एक स्त्री के जीवन काल में कितने अंडाणु बनते हैं। तो याद रखिएगा एक स्त्री में लगभग 32 से 33 वर्ष तक ही अंडाणु बनती हैं। तो आप लोग 32 या 33 में गुना कर दीजिए 13 से, तो लगभग आंसर का करीब पहुंच जाएगा, यानी वो आंसर वही आंसर आ जाएगा, लगभग देख लीजिएगा। तो चलिए यानी वो इतने दिन में अंडाणु उत्पन्न यानी वो इतने अंडाणु उत्पन्न करते हैं। ठीक, यानी आप लोग कर सकते हैं यानी कि 33 वर्ष गुना 13 कर सकते हैं, यानी एक वर्ष में जब 13 होती है, एक वर्ष में 13 अंडाणु होती है। याद रखिएगा एक वर्ष में 13 अंडाणु का निर्माण करती हैं, तो 33 वर्ष में कितने अंडाणु का 13 गुना 33 करके आंसर निकाल सकते हैं, और इसका आंसर लगभग में देती है। चलिए कोई बात नहीं, अब तो समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा
एक माह में एक अंडाणु का निषेचन होता है। कभी कभी दो भी अंडाणु निषेचित हो जाती हैं, जिसके कारण दो बच्चे यानी दो बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं अगर निषेचन हो जाती है और वह शुक्राणु से निषेचन क्रिया कर लेती है तब। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये जो दिया गया है दो अंडाशय इसलिए क्योंकि एक बार महीने का एक बार ये अंडाणु का निर्माण करती हैं तो एक बार महीने का ये अंडाणु निर्माण करती हैं, और एक अंडाणु को बनने में मात्र 14 दिन लगता है, क्योंकि 14 दिन में वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद यह अंडाशय अंडाणु को निकाल देती है अपने अंदर से। तो जिसे अब देखिए ये जब अंडाशय से अंडाणु निकल जाती है तो ये फ्रीबी क्या करते हैं, इसको फ्रीबी या किक बोलते हैं, झिल्लियां जो है ये क्या करते हैं, इसको पकड़ के फैलोपियन नलिका में धर लेते हैं। तो चलिए हम उसके बारे में भी अभी जानेंगे। तो पहले अभी हम बता रहे थे अंडाशय के बारे में, वैसे कुछ ज्यादा बता दिए, वैसे अंडाशय के बारे में भी इतना बात चर्चा करेंगे जब अंडाशय पढ़ाएंगे तब। अब देखिए सहायक जनन क्या होती है, यानी स्त्री सहायक जनन अंग क्या होती है। स्त्री सहायक जनन, सहायक मतलब सहायता प्रदान करने यानी जनन में सहायता प्रदान करने वाला अंग। तो अंडवाहिनी, इसी को फैलोपियन नलिका के नाम से जाना जाता है। गर्भाशय, योनि, बाह्य जनन अंग, ये सब सहायक जनन अंग है। याद रखिएगा एग्जाम में कई बार पूछा गया है निम्नलिखित में से स्त्री सहायक जनन अंग होता है, या फिर नाम दे देगा पुरुष सहायक जनन अंग तो उनका सहायक जनन अंग बताना पड़ेगा, ठीक, या फिर प्राथमिक जनन अंग होता है ये दे देगा, ये और इन सब में से 3 दे देगा तो 4 चौथा में से ये 1/4 यानी ये देगा। तो आप लोग आंसर टिक करने में गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। चलिए अब देखिए ये सब इनके सहायक जनन अंग है। तो चलिए अभी हम अंडाशय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और सॉरी अंडवाहिनी के बारे में। तो अंडवाहिनी देखिए क्या होता है कि ये जो फ्रीबी है, ये फ्रीबी क्या करती है, अंडाशय से जब अंडाणु निकलती है तो निकलना अंडोत्सर्ग कहलाती है। याद रखिएगा अंडाशय से अंडाणु को निकलना अंडोत्सर्ग कहलाती है, और अंडोत्सर्ग की क्रिया 14वें दिन संपन्न होती है। याद रखिएगा अंडोत्सर्ग की क्रिया 14वें दिन संपन्न होती है, ठीक। अब देखिए 14वें दिन जो होता है अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलती है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अंडाशय से अंडाणु कितने दिन में निकलती है, तो 14वें दिन। तो चलिए जब ये अंडाशय से अंडाणु निकलती है तो ये फ्रीबी उसको पकड़ लेती है। फ्रीबी का आकार होती है हाथ के पंजे की आकार, देख लीजिए। अब देखिए ये क्या करता है, इसको पकड़ लेता है और देखिए इस तरह से अंडाणु को अपने अंदर रख लेता है और निषेचन कर लेता है। ये जो नलिका देख रहे हैं ये नलिका है, इसी को बोलते हैं फैलोपियन नलिका। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मानव मादा में अंडाणु का निषेचन कहाँ होती है, तो याद रखिएगा फैलोपियन नलिका में होती है और पुष्प में अंडाशय में होती है। चलिए ये दोनों मस्ट क्वेश्चन है। अब देखिए फैलोपियन नलिका में क्या होती है कि अंडाणुओं का निषेचन की क्रिया होती है, और क्या करता है जब ये निषेचन की क्रिया कर लेती है तो निषेचन करने के बाद अंडाणु को गर्भाशय में छोड़ देती है। अंडाणु आकर के गर्भाशय में इसकी जो गर्भाशय की दीवार जो होती है इस गर्भाशय की दीवार में आके चिपक जाती है। याद रखिएगा जब अंडाणु निषेचन क्रिया कर लेती है तो निषेचन क्रिया के उपरांत ये क्या करती है, गर्भाशय की दीवार में चिपक जाती है। और याद रखिएगा अंडोत्सर्ग के क्रिया के ठीक यानी 14वां दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है और 15वां दिन अंडाणु जीवित रहती है, और 16वां दिन के बाद अंडाणु गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं, यानी कह सकते हैं वो खराब होना, एक्सपायर होना शुरू कर देता है। तो ये क्या करता है, ये अंडाणु यहाँ गर्भाशय की दीवार में चिपक कर 36 घंटा शुक्राणुओं का इंतजार करता है। याद रखिएगा, बुझिए वेट भी करता है कितने देर, तो कितने देर, तो 36 घंटा तक ये इंतजार करता है कि शुक्राणु अगर इसके संपर्क में आ गया तो भ्रूण का निर्माण कर लेगा। अगर शुक्राणु नहीं आया तो फिर ये बेचारा वेट करके फिर वापस चला जाता है, ठीक। चलिए वापस जाता नहीं है यानी खत्म हो जाता है, ठीक। और खत्म होता है तो जितने दिन बनने में लग जाता है इसको उतने दिन फिर बिगड़ने में लग जाता है, और बिगड़ने के बाद इसको शरीर से बाहर निकलने में भी 4-5 दिन लग जाता है, ठीक। इसीलिए ये जो पीरियड की क्रिया होती है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, एमसी जो क्रिया होती है 3 से 5 दिन होती है और कभी कभी 8 दिन हो जाता है। याद रखिएगा, चलिए कभी कभी 3 से 5 दिन या तो कभी 3 से 8 दिन, यही दोनों क्रिया के अंतर्गत, यानी इसको शरीर से नष्ट होने के बाद शरीर से बाहर आने में इतना समय लग जाती है। तो चलिए ये था गर्भाशय में आकर, अगर निषेचन हो गया तो शुक्राणु जाएगा कहां से, तो योनि मार्ग के अंतर्गत शुक्राणु गर्भाशय में आती है, ठीक। और जब गर्भाशय में शुक्राणु आएगी तो गर्भाशय में जो अंडाणु उपस्थित रहती हैं तो वह अंडाणु निषेचन क्रिया कर लेती है और गर्भ में अंतःरोपण हो जाती है, ठीक।
और अंतरोपण यानी हम कह सकते हैं भ्रूण का निर्माण करना प्रारंभ, यानी भ्रूण का निर्माण हो जाती है और भ्रूण से जिसको हम प्रेग्नेंट बोलते हैं, ठीक। अब उसमें भ्रूण बनना प्रारंभ हो जाती है, भ्रूण का विकास शुरू हो जाता है जब अंडाणु एवं शुक्राणु निषेचन क्रिया कर लेती हैं तब। और एक बात याद रखिएगा, शुक्राणु की अगर हम बात करें तो पिछले क्लास में बता दिया है, शुक्राणु की आयु होती है 72 घंटा बाहर में, लेकिन अगर किसी मादा की योनि मार्ग में शुक्राणु छोड़ दी जाए तो वो उनके गर्भाशय में 5 दिनों तक जीवित रहता है। याद रखिएगा कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। यानी मादा के गर्भाशय में जो शुक्राणु छोड़ी जाती है वो शुक्राणु 5 दिनों तक जीवित रहती हैं। इसीलिए अगर कोई स्त्री, या हम कह सकते हैं, यानी चलिए स्त्री है, ठीक है, कोई स्त्री अगर मान के चलिए ये जो अगर सेक्स की क्रिया 10वें दिन से पहले और 10वें यानी 30 दिन के अंतराल में रख करके बीच वाले जो 10 का 10 होता है, यानी 10 का जो मान लेते हैं ये, यानी 30 दिन का अंतराल रखिए और 30 दिन के अंतराल में ये 10वें वाले दिन में अगर संभोग की क्रिया करते हैं तो उसमें प्रेग्नेंट की निश्चितता बनी रहती है 100%, ठीक। और इन दोनों के बीच वाले यानी इसके बीच वाले 10 दिन का, यानी 10 का दिन छोड़ करके 10 दिन पहले या 10 दिन बाद में प्रेग्नेंट नहीं होने की संभावना रहती है। अब देखिए कारण क्या होता है कि क्योंकि इस गर्भाशय में अंडाणु 15वें दिन यानी 14वें दिन निकल के अंतरोपण हो जाती हैं, और अंतरोपण जब हो जाती है तो ये 5 दिनों तक इसमें ये अंडाशय तो 36 घंटा तक जीवित रहता है, लेकिन अगर मान के चलिए इसमें जो शुक्राणु अगर व्यवस्थित है पहले से अगर आ गया तो ये 5 दिनों तक जीवित रहता है। तो 5 दिनों तक रहता है तो ये पहले से व्यवस्थित अगर रहेगा तो अंडाणु आने के बाद वो निषेचन क्रिया करके भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। तो चलिए अब देखिए ये बता रहे थे हम अंडवाहिनी के बारे में। वैसे तो हम अभी गर्भाशय के बारे में भी बता दिए। तो गर्भाशय का मुख्य कार्य होता है गर्भ यानी भ्रूण का विकास करना, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं भ्रूण का विकास गर्भाशय में होती है। तो चलिए अब देख लेते हैं, चलिए बाह्य जनन अंग। मादा के जो बाहरी जनन अंग होते हैं उत्तेजनशील अंग होती हैं, जो सेक्स क्रिया के दौरान शरीर में एक विशेष प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न करती हैं, यानी वो बाह्य जनन अंग होती है। अब देखिए अब सहायक जनन ग्रंथि क्या होती है? जनन ग्रंथि होती है, यानी यह जो जनन ग्रंथि का कार्य क्या होता है कि मादा के योनि मार्ग में, यानी मादा जब संभोग क्रिया के लिए उत्तेजित होती है तो उसके योनि मार्ग में एक विशेष प्रकार के तरल लिक्विड पदार्थ यानी तरल चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, जिससे शुक्राणु यानी सेक्स क्रिया के संदर्भ में शुक्राणु और यानी शुक्राणु को स्थानांतरण होने में भी सहूलियत प्रदान होती है। चलिए अब देखिए स्तन ग्रंथि। अब स्तन ग्रंथि क्या होती है? स्तन ग्रंथि या छाती, जिसमें यानी मादा में जो स्तन होती है छाती, उसमें दूध का निर्माण होता है और वही दूध से क्या होती है शिशु का यानी पालन पोषण की प्रक्रिया होती है। अब देखिए उसमें दूध का निर्माण कब होगा तो इसके बारे में जान लीजिए। वैसे हम इसका जो एक अलग वीडियो फिर बनाएंगे, वैसे हम सब पार्ट का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें भी इन सभी के बारे में बताएंगे। स्तन क्या होती है कि मादा में स्तनों का विकास एक निश्चित अवस्था के दौरान होती है, लेकिन स्तनों का विकास हो जाती है एक निश्चित अवस्था यानी किशोरावस्था में जब आती है मादा तो उसके शरीर में विशेष प्रकार की परिवर्तन होती है। अंडाणु और स्तनों का विकास एवं विभिन्न अंगों पर रोम आ जाना, ये सब उनके शरीर में परिवर्तन के कारण होती है। आवाज में परिवर्तन, यानी शरीर में आंतरिक से बाह्य जनन अंग में बहुत सारी परिवर्तन होते रहती है। अब देखिए क्या होता है कि जब किशोरावस्था में आती हैं तो उसके स्तनों का विकास यानी स्तन फूल जाती हैं और उसमें क्या होती है फूलने के बाद उसमें दुग्ध का निर्माण नहीं होती है। कारण है जब तक वह प्रेग्नेंट होकर के शिशु का निर्माण नहीं कर देती हैं, तो जब तक शिशु का निर्माण नहीं करते हैं तब तक उनके शरीर में दूध का निर्माण नहीं होगी। लेकिन उसमें थोड़ी मात्रा में दूध रहती है, यानी हम कह सकते हैं जो 2-4-10 बूंद जो कोलेस्ट्रॉल के रूप में रहती हैं वो जन्म से ही उसके शरीर में पाई जाती हैं, जिसको कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, जो शिशुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब देखिए क्या होता है कि अब वो जब शिशु को जन्म देता है तो शिशु को जो जन्म देता है उसमें जो मास्टर ग्रंथि जो पाई जाती है, तो पहले अंडाणु को अंडाशय निर्माण की प्रक्रिया में वो कार्य करता था। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं जो अंडाणु जो था यानी अंडाशय में अंडाणु को निर्माण के लिए मास्टर ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन जिसको बोलते हैं
वो इसको आदेश देता था और यह क्या करता था, यानी अंडाशय के निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। लेकिन जब एक मादा यानी अगर शिशु को जन्म देती है तो उनके शरीर में अंडाणु यानी 6 माह तक नहीं बनती है, यानी उसके शरीर में क्या होती है, 6 माह तक अंडाणु नहीं बनती है। और जब वह प्रेग्नेंट होती है तो 9 माह तक उसके शरीर में अंडाणु नहीं बनती है। कारण क्या है कि ये अंडाणु जो बनाने वाला यानी कह दीजिए नौकर जो होता है, ये अंडाणु जो बनाता है जो नौकर, वो नौकर काम करना शुरू कर देता है, ये कार्य छोड़ करके जो भ्रूण के निर्माण की कार्य करना शुरू कर देता है। और क्या करता है, जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो पूर्ण रूप से 9 माह 5 दिन हो जाती है, यानी कह सकते हैं मानव की गर्भाकाल होती है 270 से 280 दिन के। ठीक, अब देखिए, अब जब शिशु का जन्म होता है तो शिशु का जन्म यानी जन्म के दौरान 60 पाउंड का होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब शिशु का जन्म हो जाता है तो ये क्या करता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिसको नौकर बोलते हैं, मान लेते हैं, तो ये पहले इसका कार्य करता था प्रेग्नेंट से पहले। जब प्रेग्नेंट हो गई तो उस अवस्था में भ्रूण का निर्माण किया 9 माह 5 दिनों तक, यानी जब तक गर्भ से बाहर बच्चा नहीं आया तब तक ये उसी के देखरेख कार्य में लगा रहा। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये गर्भ से बाहर निकला, योनि मार्ग के द्वारा बच्चे बाहर निकलते हैं, जब ये शरीर से बाहर निकला तो निकलने के बाद क्या हुआ कि अब जो है वो ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वैसे हम और बताएंगे उसमें दूध के निर्माण में कौन कौन से हार्मोन यानी सहयोग करते हैं उसको, यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी है जो उत्तेजन अवस्था प्रदान करते हैं गर्भ के दौरान, वो सब के बारे में हम जानेंगे, आराम से रहिए। चलिए, अब क्या करता है, वही क्या करता है, अब जो हार्मोन ये निर्माण करता था उसके बाद इसके कार्य में ये बना तो इसके कार्य में लग गया। ये शिशु को जब बाहर निकालती है तब क्या करती है, उनके शरीर में यानी स्तन में दुग्ध का निर्माण करना शुरू कर देती है। ठीक, अब वो क्या करते हैं, 6 से 7 माह तक उनके शरीर में यानी उनके शरीर में वो दूध का निर्माण करते रहती हैं, जिससे बच्चे का विकास पूर्ण रूप से होती है। तो 6 से 7 माह तक वह दूध का निर्माण करती हैं, इसीलिए उसके शरीर में वैसे परफेक्ट अगर लिखा हुआ रहे आंसर में 6 माह तो ठीक 6 माह का कीजिएगा, ये नहीं कि 7 माह का दे, 6 होगा तो 7 नहीं होगा, तो 6 माह तक यानी कंटिन्यू कर सकते हैं, 5 से 6 भी दे सकता है, तो 5 से 6 होगा या फिर 6 होगा। चलिए, तो 6 माह तक बच्चे यानी मादा यानी स्त्री के शरीर में दूध का निर्माण होते रहती है, जिसकी वजह से फिर अंडाणु नहीं बनते हैं। फिर अगले माह यानी 7 माह या 8 माह जब हो जाती हैं तो फिर उनके शरीर में अंडाणुओं का निर्माण बनना प्रारंभ हो जाती है। ठीक, तो चलिए, ये सब क्या था, स्त्री जनन तंत्र के प्रमुख अंग थे और उनके क्या क्या कार्य थे, उन सभी के बताने का हम प्रयास किए हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, प्रयास करेंगे कि आंसर दें। और वैसे हम इन सभी के ये जो अंग जो देख रहे हैं, कौन अंग कहाँ व्यवस्थित रहती हैं, इन सभी अंगों में से हम एक एक करके सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और बहुत बारीकी से डिटेल से चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे कि कुछ छूटे नहीं। कोई भी एग्जाम हो उनके लिए यानी उन सभी के लिए ये मस्ट है। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।